आज मुझे बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। पुनः मैं आप समूह का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। हम लोग जो लास्ट देख रहे थे वीडियो, हम लोग HMIS पे बात कर रहे थे। तो HMIS का मैंने दो पार्ट मैंने आपको बताया था और आप समूह को पसंद भी आया। बहुत सारे लाइक और व्यूज़ मिले हैं उस पर। इसके लिए आप समूह का धन्यवाद। हम लोग जो अगला पार्ट है तो उसमें कुछ विशेष नहीं है, उसमें फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है, तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। जो सबसे मेन पार्ट है HMIS का वो है इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन में बहुत सारी गलतियां सामने आ रही हैं, तो इसका क्या कारण है हम लोग उस पे देखेंगे। तो हम HMIS के उस पार्ट पे जाने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है इम्यूनाइजेशन का, उसके बारे में हम बस आप सबों से शेयर करेंगे। आप सब इसके बारे में जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जब रिपोर्टिंग करने की वक्त आती है तो उसमें बहुत सारे एरर, गलतियां सामने आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। पता नहीं आप लोग डेली वही काम कर रहे हैं और जब उसी को कंपाइल हम मंथली रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं HMIS में, तो पुनः देखा जा रहा है कि ऐसा गलती आ रहा है जिसको हम लोग बवंडर मिस्टेक बोल सकते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आपसे पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, और यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसका निराकरण तुरंत आपके बीच में वीडियो बनाकर कर पाए। तो चलिए देखते हैं अगली कड़ी में हम लोग इम्यूनाइजेशन के बारे में देखते हैं। तो इम्यूनाइजेशन, HMIS का जो इम्यूनाइजेशन का पार्ट है उस पे जब मैंने देखा कि डायरेक्ट पोर्टल से बताने से अच्छा है कि जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पहले बताया जाए। तो इसी कड़ी में RI स्टेट हेल्थ सोसाइटी का एक RI जो सेल है उस पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप भी उसको सर्च करके देख सकते हैं। हर चीज़ दिया हुआ है, बस आपको वहां तक पहुंचना है जहां से आपको जानकारी मिल सके। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि यदि कोई नया टॉपिक बताऊं तो उससे पहले खुद स्टडी कर लेता हूं ताकि थोड़ी बहुत जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है होता है तो उसको मैं पढ़ के क्लियर करता हूं, तब मैं किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाता हूं। तो आप सब भी यही कीजिए कि आप डेली काम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आप डेली वही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब गलतियां आती है तो आपको उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सिंपली टीकाकरण और इसका महत्व के बारे में चर्चा करना आप सभी जान ही रहे हैं, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। सीधे चलते हैं जो आपका बच्चों का जो टीकाकरण है उसका क्या शेड्यूल है। इस पे अक्सर ANM जो है वो गलतियां कर बैठती हैं। तो बच्चे का जो टीकाकरण का शेड्यूल है वो देखिए, जन्म के समय में BCG, OPV और हेपेटाइटिस B पड़ता है। क्लियर है, ये बर्थ डोज है। BCG के बारे में आप जान रहे हैं कि यदि बर्थ के समय नहीं पड़ा तो हम लोग 1 साल तक दे सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग बर्थ डोज के अंतर्गत रखते हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B को। BCG का क्या काम है देख लीजिए। OPV पोलियो से बचाता है, हेपेटाइटिस B से बचाता है। तो पहला ये बर्थ डोज है, जन्म के समय जो पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, हेपेटाइटिस B जो है वो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी होता है, बस जहाँ पे भी APSC है या फिर वैसा HSC जहाँ पे हेपेटाइटिस B आपको सप्लाई किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के केस में वहाँ से सिर्फ रिपोर्ट इसका आना चाहिए। लेकिन कभी कभार देखा जाता है कि हेपेटाइटिस B का जो रिपोर्ट है वो फील्ड से भी ANM अपने
हेपेटाइटिस बी के कॉलम में कर दे रही हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उनको हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज है उसका सप्लाई नहीं दिया जा रहा है एचएससी के एएनएम को। ये इंस्टीट्यूशनल के लिए है, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है। बर्थ डोज के बाद हम लोग 1.5 महीने पे जो दूसरा टीका लगता है, फर्स्ट डोज इसको बोलते हैं। फर्स्ट डोज में वही ओपीवी का फर्स्ट डोज, पेंटा का फर्स्ट डोज, पीसीवी यहाँ पे एक जुड़ता है और एफआईपी जुड़ता है और रोटा वायरस जुड़ता है। तो ये सारा टीका जो है 1.5 महीने पे लगता है, यानी कि सारे का फर्स्ट डोज। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा, ओपीवी जो है पोलियो से बचाता है, पेंटा 5 जानलेवा बीमारियों से बचाता है, पीसीवी जो फर्स्ट डोज है निमोनिया से बचाता है, FIPV1 जो है वो पोलियो और दिमागी बीमारियों से बचाता है, और रोटा वायरस जो है जो फर्स्ट डोज है यहाँ जो पड़ रहा है वो डायरिया से बचाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकेंड, जो 2.5 महीने पे जो टीका पड़ता है, यानी पहला बर्थ डोज हुआ, उसके बाद 1.5 महीने और उसके बाद 2.5 महीने पे ये टीका पड़ेगा। तो 2.5 महीने पे जो टीका ये दूसरा डोज है, इस पे हम लोग OPV2, पेंटा 2 और रोटा वायरस का दूसरा डोज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला जब 1.5 महीने पे लगता है तो 1, 2, 3, 4, 5 टीका पड़ता है, लेकिन 2.5 महीने पे सिर्फ 3 टीका पड़ रहा है। तो यानी कि पीसीवी और आपका FIPV1 जो है वो आपको 2.5 महीने पे नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं 3.5 महीने पे। 3.5 महीने पे जो पड़ता है वो ओपीवी का थर्ड डोज, पेंटा का थर्ड डोज, FIPV का दूसरा डोज, फिर पीसीवी का दूसरा डोज और रोटा वायरस का तीसरा डोज पड़ता है। तो मतलब यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि पीसीवी का जो डोज है वो आपका 1.5 महीने पे पड़ेगा, फिर बीच में 2.5 महीने पे नहीं पड़ेगा, फिर 3.5 महीने पे पड़ेगा। ठीक है, और उसी तरह FIPV का जो पहला डोज है वो फर्स्ट डोज के साथ पड़ेगा, और दूसरा डोज जो है वो थर्ड डोज के साथ पड़ेगा। ठीक है, और रोटा का फिर यहाँ पे 3.5 महीने पे हम लोग तीसरा डोज लगाते हैं। तो रोटा आपका कंटिन्यू चल रहा है, 1.5 महीने पे भी लग रहा है, 2.5 महीने पे भी लग रहा है और 3.5 महीने पे भी लग रहा है। क्लियर है। उसके बाद 9 महीने पे आ जाते हैं। तो 9 महीने पे हम लोग जो पूर्ण टीकाकरण कहते हैं, जब सारा टीका पड़ जा रहा है तो यहाँ पे पूर्ण टीकाकरण होता है। MR1 और JE1 लगता है, और पीसीवी का 2 डोज पहले लग चुका है 1.5 महीने पे और 3.5 महीने पे। तो बूस्टर डोज कब पड़ेगा पीसीवी का, वो 90 महीने में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विटामिन ए भी पड़ता है 9वें महीने पे। तो यहाँ तक यदि आप सारा टीका दे रहे हैं तो ये आपका काउंट होता है पूर्ण टीकाकरण में। उसके बाद आता है संपूर्ण टीकाकरण का, जो 1.5 साल, जो हम लोग HMIS में कॉलम है 16 से 24 महीने का है कॉलम। तो उसमें हम लोग MR2 देते हैं, JE2 देते हैं, OPV बूस्टर, DPT बूस्टर और विटामिन ए देते हैं। और 5 साल जब होगा तो वहाँ पे हम लोग DPT का सेकेंड बूस्टर देते हैं। तो ये है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि बच्चे का फॉलो होता है। तो अब देखिए कि इसमें जो सारा टीका हम अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको बताएं, तो इसमें कहीं पे भी हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज का चर्चा है इसमें? बिल्कुल नहीं है। तो फिर जब आप रिपोर्ट करते वक्त इसको कंपाइल करते हैं आपके डेली वाइज डाटा को या साइट वाइज डाटा को, तो फिर ये हेपेटाइटिस B1, B2 और B3 का डाटा कहाँ से आ जाता है? ये सोचने वाली बात है। तो ये गलती कभी आप नहीं करें कि HMIS में हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज ये बिल्कुल नहीं भरें HMIS में। ये पहले चल रहा था, अब ये बंद हो चुका है। तो ये चीज आपको हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जहां पे भी हो रहा है वहां से रिपोर्ट होगा, लेकिन HSC के ANM हेपेटाइटिस का रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनको सप्लाई नहीं दिया जा रहा है। पहला चीज ये याद रखिएगा कि HMIS में भूल से भी आप
हेपेटाइटिस बी का जो 1, 2, 3 और बर्थ डोज है वो HSC लेवल से रिपोर्ट नहीं होगा। तो यदि आप HMIS में ये भर देते हैं तो होता क्या है कि मंथली जब रिपोर्ट कंपाइल होने के लिए ब्लॉक लेवल पे जाता है तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि तुरंत डाटा को वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो अक्सर ब्लॉक लेवल वाले भी ये गलतियाँ कर बैठते हैं प्रेशर में कि आपके द्वारा रिपोर्ट दिया गया और उनको जानकारी नहीं है उतनी, उनको टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं रहती है, तो वो क्या करते हैं पोर्टल पे उस डाटा को अपलोड कर देते हैं। तो बाद में फिर ये दिक्कत सामने आती है कि आखिर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो रेड करके भेजते हैं कि आखिर ये हेपेटाइटिस बी का जो डाटा है ये कहाँ से आ गया। तो आप लोग सभी ANM इस पे ध्यान देंगे कि HMIS में हेपेटाइटिस बी वाला जो कॉलम है वो बिल्कुल नहीं भरेंगे। दूसरा बात जो ध्यान में देना है वो है DPT का। DPT का जो पहला, दूसरा और तीसरा डोज है, जो फर्स्ट आपका सेक्शन में 0 से 9 मंथ के अंतर्गत जो आता है, तो उसमें हम लोग DPT का डोज नहीं देंगे, क्योंकि ये भी आपका बंद है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यानी कि अभी तक हमने बताया आपको 2 टीका के बारे में जो कि बिल्कुल नहीं भरना है। पहला हुआ हेपेटाइटिस बी और दूसरा है आपका DPT का जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज है, ये हम लोग बिल्कुल नहीं भरेंगे HMIS में। अगला फिर आता है जो कि अक्सर गलतियां कर बैठती हैं सारी ANM, वो है आपका मिजिल्स के केस में। मिजिल्स जो है वो जब MR का कंपेजिन स्टार्ट हुआ था तो उसी समय मिजिल्स बंद हो गया था। तो हम लोग अभी MR का रिपोर्ट करते हैं। तो MR का रिपोर्ट करते समय अक्सर गलतियां कर बैठते हैं हम लोग कि MR का जो डाटा है वो मिजिल्स और रूबेला करके आता है MR, लेकिन हम लोग वो डाटा कहाँ भर देते हैं, मिजिल्स वाले में, चाहे वो पूर्ण टीकाकरण में हो या फिर संपूर्ण टीकाकरण में हो। तो अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि MR के जगह पे हम लोग मिजिल्स वाले कॉलम में डाटा डाल बैठते हैं। तो ये जो तीसरा टीका ये बंद हो चुका है, ये भी आप लोग बिल्कुल नहीं देंगे HMIS के कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड का भी टीका जो है वो आपका ये आपका हम लोग का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसमें कहीं पे भी नहीं है टाइफाइड का, तो हम लोग टाइफाइड का भी उसमें नहीं देंगे। तो ये जो 4-5 हम बताए, इसको अनिवार्य रूप से आप HMIS भरते समय ध्यान देंगे कि हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड HSC लेवल से रिपोर्ट नहीं होगा। DPT का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रिपोर्ट नहीं होगा। मिजिल्स रिपोर्ट नहीं होगा, मिजिल्स 2 रिपोर्ट नहीं होगा। टाइफाइड वाले कॉलम में यदि आप भर दे रहे हैं डाटा तो वो रिपोर्ट नहीं होगा। यानी कि ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से अभी बाहर है। लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज है वो रिपोर्ट होगा कहाँ से, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है। यदि वहाँ पे सप्लाई है तो हम लोग वहाँ से रिपोर्ट इसका करेंगे। जैसे कि CSC में अवेलेबल है तो CSC में बर्थ डोज का हेपेटाइटिस बी का रिपोर्ट होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब जो रिपोर्ट करना है, कौन कौन सा टीका का रिपोर्ट करना है, तो इसमें एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि BCG का रिपोर्ट करना है, OPV का रिपोर्ट करना है। हेपेटाइटिस बी के बारे में बताया, ये बर्थ डोज रिपोर्ट होगा। 1.5 महीने पे ये सारा है, OPV, पेंटा 1, PCV, FIPV, रोटा 1। फिर 2.5 महीने पे ये सारा रिपोर्ट होगा। यानी कि इसमें आपको जो भी नजर आ रहा है ये सारा का रिपोर्टिंग होगा। इसमें कहीं पे भी मिजिल्स के बारे में नहीं है, कहीं पे भी टाइफाइड के बारे में नहीं है, कहीं पे भी हेपेटाइटिस बी का 1, 2 और तीसरा जो डोज है उसके बारे में नहीं है, और कहीं पे भी DPT का जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज है वो नहीं है। बस यहाँ पे DPT बूस्टर है। क्लियर है? तो ये आपका एक जनरल कंसेप्ट है जिसको आप जब इम्यूनाइजेशन वाला जो HMIS का पार्ट है उसको भरते समय हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी आप सिर्फ इस वीडियो को बार बार देखिए, सोचिए, और फिर हम जो कंपेयर होता है डाटा का कि कौन सा डाटा किससे मैच करना चाहिए,
तो इसका वीडियो हम 1 से 2 दिन में जस्ट आपके सामने में कोशिश करते हैं कि 1 से 2 दिनों के अंदर आपको बताएं कि कौन सा डाटा का क्या ट्रेंड रहेगा, किस तरह से डाटा का ग्राफ बढ़ता है, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं डाटा का। ये हम आपको कोशिश करते हैं कि राइटिंग करके इसके बारे में हम बताएं कि किस तरह से डाटा को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो तब तक आप HMIS का जो इम्यूनाइजेशन वाला पार्ट है वो निकालिए और एक बार देख लीजिए, और एक बार आप सोचिए उसके बारे में कि पिछला जो HMIS आपने भरा है उसमें कहाँ पे आपके द्वारा गलती की गई, कहीं आप ये सारा डाटा तो भर के नहीं दे दिए। तो आगे से इस तरह की गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे HMIS भरते समय में। और हम डाटा का कंपेयर 1 से 2 दिन में आपके बीच में फिर से वीडियो बना के प्रस्तुत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई ये आप सबों के समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने ANM के ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा ताकि सबों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।